Hello everyone, my name is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. So guys, from today we are starting new series जो कि ये सीरीज़ होगी इट विल बी बेस्ड अपॉन द करंट अफेयर, राइट। और यदि हम करंट अफेयर की बात कर रहे हैं तो करंट अफेयर हम कौन से कवर करने वाले हैं, कौन कौन से एग्जामिनेशंस को वी आर गोइंग टू टारगेट। तो जो पहला एग्जाम होगा वो होगा आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जिसको हम क्या कहते हैं CDS एग्ज़ाम, और जो कि कब होने वाला है 14 नवंबर को होने वाला है। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पे जो आएगा वो है NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम, राइट। और थर्ड नंबर पे हमारा क्या आएगा, जो हमारे शॉर्ट सर्विस कमीशन के एग्जाम्स होते हैं हम उनको टारगेट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे जो है जो करंट अफेयर की नीड होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। कैसे? क्योंकि यहाँ से आप क्या होता है, आपसे कुछ ज़्यादा डिटेल में कोई करंट अफेयर नहीं पूछा जाता, जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहता है, जो कि काफ़ी हाईलाइटेड हुई होती हैं चीज़ें, हम सिर्फ वही जानने की कोशिश करेंगे। और हम जो है कोई भी फालतू की न्यूज़ को कवर नहीं करेंगे, हम वही चीज़ को कवर करेंगे जिसकी थोड़ी बहुत रेलिवेंस है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और जो है ये जो वीडियो होगी अराउंड 20 to 25 मिनट की वीडियो होगी। और ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट कैसे होगी, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड कि यूट्यूब के ऊपर यू आर गोइंग टू फाइंड एन नंबर ऑफ द सोर्सेज जो कि क्या करवा रहे हैं, करंट अफेयर को कवर करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट आपको क्या मिलने वाला है कि हम क्या करेंगे, साथ के साथ ही जो कि इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे वो बेसिकली क्या होगा, वो जो है हम यहीं पे याद करने की कोशिश करेंगे। और जो आपके करंट अफेयर के नोट्स होंगे वो भी मैं यहीं पे बनवा दूंगा। अब बनवाऊंगा कैसे, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आप करंट अफेयर के नोट्स प्रिपेयर कैसे करवाने हैं, राइट। तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखोगे, जब मैं बोलूँगा जितना मैं बोलूँगा आप उतना प्रिपेयर करोगे। एंड आई कैन गिव द गारंटी कि यदि किसी भी एग्जाम में 10 करंट अफेयर आ रहे हैं उसमें से जो है कम से कम आप 8 जो है इजीली हिट कर दोगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए यू हैव टू शो द फेथ। आपको क्या करना पड़ेगा, फेथ को शो करना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना पड़ेगा। और जो पढ़ाया जाए उसको आपको क्या करना है, रिलीजियसली जो है याद करना है, रिलीजियसली उसको फॉलो करना है। आफ्टर दैट यदि ये 10 में से आप 8 हिट नहीं कर पा रहे हो, देन आई एम अकाउंटेबल फॉर दैट, आई एम टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑफ दैट कि हाँ यदि नहीं हो रहा है। ओके, सो आई कैन एक्सपेक्ट कि आप ये सारी चीजें समझोगे। और जो है अब हम ना जो है ये सीरीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, ओके, दिस इज द वेरी फर्स्ट आर्टिकल। ओके, अब इस आर्टिकल में से हम जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं सारी की सारी हम निकाल के याद भी कर लेंगे। कैसे, देखने की कोशिश करना। सबसे पहले जो हेडलाइन है ये क्या है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, ये जो है हमारी क्या है, हेडलाइन है। अब ये जो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि ये नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएगा, राइट। तो इसको जो पब्लिश करते हैं ये है आपके डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये क्या करता है, ये पब्लिश करता है रिपोर्ट को जिसका नाम क्या है, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। ओके, अब ये जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, राइट। जो आपकी साइंस मिनिस्ट्री है, अर्थ एंड साइंसेस की हम अक्सर बात करते हैं, वो वाली मिनिस्ट्री की बात हो रही है। तो उसके अंडर जो है ये डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसने क्या किया है, पब्लिश किया है रिपोर्ट को, नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। अब ये रिपोर्ट बेसिकली क्या शो करती है, क्या डिपिक्ट करती है, ये चीज़ शो करती है कि अभी हम जो है आपने बहुत बारी जो वर्ड सुना होगा क्लाइमेट चेंज, राइट, क्लाइमेट चेंज। अब ये जो है रिपोर्ट ये हाईलाइट करती है कि क्लाइमेट के जो चेंज की वजह से जो भी इम्पैक्ट होंगे, राइट, कौन सी स्टेट कितनी ज़्यादा प्रिपेयर है उन क्लाइमेट चेंजेस को टैकल करने के लिए। लेकिन बिफोर मूविंग फर्दर आपको ये पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज जो टर्म है ये है क्या। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो है हम 2 साल ले रहे हैं, एक आपका 1970 और जो है दूसरा ले रहे हैं हम 2021। ओके, हम क्या बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे चीज़ें बढ़ रही हैं आपको पॉल्यूशन वगैरह काफ़ी बढ़ रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। 1970 की यदि मैं बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूं कि जो आपका एवरेज टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, आपका पूरी अर्थ का ये होगा अराउंड जो है 24 डिग्री। ओके, और जो है मैंने सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके ये जो माना कि आपका जो 2021 के अंदर जो टेम्परेचर होगा ये अराउंड 28 डिग्री तक पहुँच जाएगा।
ओके लेकिन जब हम 2021 में पहुंचे तो हमने क्या देखा कि जो एवरेज टेम्परेचर है ये कितना हो गया, अराउंड 34-35 तक पहुंच गया है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो एक्सपेक्टेड जो आपका टेम्परेचर बढ़ना था वो कितना था 28 तक, लेकिन बढ़ा कितना 34 से 35 तक। तो ये जो आपका क्या है 7 डिग्री का चेंज आया है, किस में आया है, क्लाइमेट में आया है। इसी को बेसिकली हम क्या कहेंगे, क्लाइमेट चेंज कहेंगे। सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, और जो है नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट जो है इसको पब्लिश कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड द टेक्नोलॉजी। अब ये जो रिपोर्ट है ये शो कैसे करती है, ये काम कैसे करती है। बेसिकली इस रिपोर्ट में क्या किया गया है, जो आपके 28 स्टेट्स हैं इसको क्या किया है, रैंकिंग दी गई है। अब रैंकिंग कैसे दी है कि 0 से 1 के बीच में आपको क्या दे दी गई है, रैंकिंग दे दी गई है। अब किसी स्टेट को यदि 0 जो है मिलता है, रैंकिंग में 0 मिलता है, इसका मतलब क्या है कि वो स्टेट बहुत ज़्यादा प्रिपेयर है, उसके ऊपर बहुत कम इम्पैक्ट देखने को मिलेगा किसका, क्लाइमेट चेंज का। और जो आपका जिसका 1 रैंकिंग मिल गई है इसका मतलब ये है कि कल को यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसकी वजह से जो भी आपको इम्पैक्ट देखने को मिलेगा वो स्टेट उसको हैंडल नहीं कर पाएगी और उसको बहुत ज़्यादा क्या होगा, हार्मनेस जो है वो देखने को मिलेगी। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यदि हम इसी रिपोर्ट की माने तो इसका मानना ये है कि जो हमारी ईस्टर्न स्टेट है, जो हमारी 8 ईस्टर्न स्टेट है, अब ईस्टर्न स्टेट कौन सी होगी, यहाँ पे एक चीज़ ये समझने की कोशिश करना। सपोज दिस इज द मैप ऑफ द इंडिया, और यदि ये मैप ऑफ इंडिया है तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये वाले पोर्शन की यहाँ पे बात हो रही है, ये वाले पोर्शन की बात हो रही है हमारे किसकी, ईस्टर्न इंडिया की यहाँ पे बात हो रही है कि ईस्टर्न इंडिया की जो 8 स्टेट्स हैं ये बेसिकली काफ़ी क्या है, वनरेबल है किसके लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए। अब क्लाइमेट चेंज के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या क्या हो सकता है। आपके जो है फ्रिक्वेंटली आपको अर्थक्वेक्स देखने को मिल जाएंगे, फ्रिक्वेंटली आपको क्या साइक्लोन्स देखने को मिल जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको जो है देखने को मिल जाएंगी। और यदि मैं ईस्टर्न साइड की बात करता हूँ तो मुझे पता है कि ईस्टर्न साइड जो इंडिया की है वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, यू आर गोइंग टू फेस मैनी ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों, क्योंकि ईस्टर्लीज यहाँ पे चलती हैं और जो है जो 27 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होता है वो यहाँ पे अचीव हो जाता है, कहाँ पे, ओशन के अंदर, और जो है अच्छे से लो प्रेशर आपका क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कोरियोलिस फोर्स के कारण आपका जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन इजीली डेवलप हो जाते हैं, उसमें इशू नहीं है। लेकिन आपको ये समझना है कि 8 जो स्टेट हैं ये काफ़ी वनरेबल है। इनके जो नाम क्या क्या हैं, एक का नाम है मिजोरम। मिजोरम आपको कहाँ जैसे देखने को मिलेगा, जस्ट वेट अ मिनट, जो मिजोरम है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद जो है दूसरी स्टेट कौन सी है, ये है बिहार। बिहार आपको यहाँ जैसे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा वो है आपका वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल वाला रीजन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ वाला एरिया यहाँ पे है। उड़ीसा अगला है, और अगला कौन सा है, झारखंड है। तो मतलब कि क्या, ये जो हॉटस्पॉट एरिया है, जो रेड एरिया है, ये क्या है, इट इज बहुत ही ज़्यादा वनरेबल है किसके लिए, यदि कल को क्लाइमेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ से आप एक बात समझने की कोशिश करना कि यदि हम हाईएस्ट वनरेबिलिटी की बात करते हैं तो जो झारखंड है वो क्या है, नंबर 1 पे है। इसका मतलब ये है कि कल को यदि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो झारखंड जो है वो सबसे ज़्यादा क्या होगा, वर्स्ट हिट करेगा क्लाइमेट चेंज। और यदि हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के ऊपर सबसे कम इंपैक्ट पड़ेगा किसका, क्लाइमेट चेंज का। सो आई होप ये पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद हुए होंगे। ओके, तो अब हम करते हैं इसका थोड़ा रिवीजन कि यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या निकलेगा। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट है ये कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है। ओके, अब इसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है। यदि आपके पास कॉपी और पेन है तो उसको ऊपर नोट डाउन करना है। अभी मैंने बोला था नोट्स मैं खुद बनवाऊंगा, राइट। तो यदि जो है आपके पास कॉपी और पेन है तो आपको जो है अब आंसर मार्क करना है कि कौन सी जो है डिपार्टमेंट जो है इसको पब्लिश करता है। या फिर यदि नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें जो है इजीली टाइप कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया कि नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट को पब्लिश कौन सा डिपार्टमेंट करता है। दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि ये जो डिपार्टमेंट है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। सो आई होप अभी तक आपने अपना आंसर जो है टाइप कर दिया होगा या लिख दिया होगा। सो आई एम गोइंग टू टेल यू द आंसर, और इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और यदि हम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आएगा, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ एंड साइंसेस, राइट। आपको ये पॉइंट क्या करना है, याद रखना है।
ओके, कोई दिक्कत की बात। अब यहाँ से जो है दूसरा आपको पॉइंट क्या याद रखना है, दूसरा पॉइंट आपको ये याद रखना है कि इस रिपोर्ट के यदि माने तो हाईएस्ट वनरेबिलिटी कौन सी स्टेट की है, आपको ये बताना है, राइट, और लोएस्ट किसकी है। सो आई होप अभी तक आपने आंसर मार्क कर दिया होगा। जो आपका हाईएस्ट होगा ये क्या होगा, झारखंड, और जो आपका लोएस्ट कौन सा होगा ये आपका होगा जो महाराष्ट्र है। ओके, अब जो है यहाँ पे हमने क्या पढ़े थे, 8 स्टेट पढ़े थे, उनके आपको नाम याद नहीं रखने हैं, बस आपको एक महाराष्ट्र का नाम याद रखना है, एक आपको झारखंड का याद रखना है। और तीसरा पॉइंट यहाँ से ये आ गया कि यदि मैं इस रिपोर्ट की माने तो किसी को यदि 0 जो है रेटिंग मिल रही है तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, और जिसको यदि 1 रेटिंग मिल रही है ये क्या डिपिक्ट कर रहा है। यदि आपने ये सब जो है अच्छे से आंसर कर दिया है, मतलब कि क्या है, ये जो आपका आर्टिकल है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। अब इसमें से जैसे मर्जी क्वेश्चन आ जाए, यू कैन ईजिली टैकल दोस क्वेश्चन। सो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जो कि क्या है, इटली जो है अब क्या करने वाली है। इटली ने ऐसा बोला है कि हम इंडिया के अंदर फूड पार्क्स को क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। अब पहले आपको ये पता होना चाहिए ये फूड पार्क होते क्या हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि इटली का क्या रोल है और कैसे कैसे क्वेश्चन जो है इस आर्टिकल में से निकल सकते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि फूड पार्क है क्या। अब फूड पार्क बेसिकली होते ऐसे हैं कि आपने क्या किया, फॉर एन एग्जाम्पल अभी जो है सीजन किस चीज़ का है कि गेहूं की क्या हुई है, कटाई हुई है, जिसकी वजह से आपकी जो वीट है, वीट की प्रोडक्शन हुई है। अब ये जो वीट है मुझे पता है क्या है, इट इज़ अ पेरिशेबल गुड। अब पेरिशेबल गुड्स कौन से होते हैं, ऐसे गुड्स जो कि क्या चाहिए होता है, जो कि बहुत जल्दी आपके खराब हो जाते हैं। अब इस वीट में थोड़ा सा पानी लगा तो ये इजीली खराब हो जाएगा। अब इसके लिए क्या चाहिए होगा, इसके लिए अच्छी सी स्टोरेज चाहिए होगी। अब जो फार्मर है इसके पास 2 ऑप्शन है, फार्मर या तो जाके मार्केट में सीधा बेच देगा, या फिर क्या होगा, या इसको अपने घर में रखेगा। और यदि अपने घर में रख रहा है तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट क्या पड़ेगा कि ये जो है आपकी वीट जो है बहुत जल्दी खराब भी हो सकती है। तो बेसिकली अब क्या किया जाता है, सरकार को ये प्रॉब्लम का जब पता चला तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फूड पार्क्स को बनाना स्टार्ट कर दिया। फूड पार्क्स में बेसिकली क्या किया जाता है, एक जो आपकी क्या जो स्टोरेज फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, किसके लिए, पेरिशेबल गुड्स के लिए, ताकि उनकी जो आपकी लाइफ है, जो पेरिशेबल गुड्स की लाइफ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो फार्मर है उससे डायरेक्ट वीट को ले लिया जाएगा और जो है कहाँ पे पहुंचाया जाएगा, फूड पार्क्स के अंदर पहुंचाया जाएगा। अब फूड पार्क्स में जो है उनको अच्छे से स्टोर किया जाएगा और वहीं पे उनकी प्रोसेसिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। अब प्रोसेसिंग मतलब कि क्या, मशीन का यूज करके हम क्या करेंगे, इस वीट में से जो है ब्रेड वगैरह बना सकते हैं, कुकीज वगैरह बना सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो स्कीम है बेसिकली फूड पार्क्स का जो आइडिया था, ये कौन सी मिनिस्ट्री ने दिया था, मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग, राइट। कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री का नाम है मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। इन्होंने बेसिकली क्या जो लॉन्च किया, द मेगा फूड पार्क स्कीम। ओके, तो ये जो पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे अब क्या आ गया है, अब आपने जो है देखा होगा कि आपको इंटरनेशनल इवेंट में से समटाइम क्या किया जाता है, आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ से जो है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये आएगा मेरे भाई, कि आपको जो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली जो है इनमें से कौन सी कंट्री ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है फॉर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द फूड पार्क्स इन इंडिया। तो आपके ऑप्शंस कुछ ऐसे आ जाएंगे, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, जर्मनी हो गया, ग्रीस हो गया। तो आपको जो है राइट आंसर पिक करना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा, इटली इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से जो है सिर्फ और सिर्फ जो है 2 क्वेश्चन आपके निकलेंगे कि जो मेगा फूड पार्क्स है ये कौन सी कंसर्न, इसकी कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है। तो आपका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ द फूड प्रोसेसिंग। और जो है यदि हम बात करते हैं कौन सी कंट्री ने रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, दैट दे आर गोइंग टू इस्टेब्लिश द फूड पार्क्स इन इंडिया। तो आपका आंसर क्या होगा, आंसर विल बी इटली। सो आई होप आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब फिर से हम जो है रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि रिसेंटली जो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट को पब्लिश किया है। आपको उस रिपोर्ट का नाम बताना है। उसके बाद आपको ये बताना है कि वो जो रिपोर्ट है वो किससे रिलेटेड है, कौन से एरिया से रिलेटेड, लाइक इन्वायरमेंट हो गया या फिर आपका जो है ऑटोमोबाइल्स हो गया, आपको ऐसे बताना है। थर्ड आपका पॉइंट क्या बनेगा, थर्ड आपको ये बताना है उसमें हाईएस्ट रेटिंग किसको मिली है और लोएस्ट रेटिंग कौन सी स्टेट को मिली है। फोर्थ जो आपको ये बताना है
कि किसी को हाईएस्ट रेटिंग मिल रही है तो ये क्या डिपिक्ट कर रहा है, और किसी को लोएस्ट मिल रही है तो क्या डिपिक्ट कर रहा है। और पांचवा पॉइंट आपको ये बताना है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी है ये आपकी कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है। 5 क्वेश्चन हो गए। 6th क्वेश्चन हमारा ये बनेगा कि रिसेंटली जो है आपकी कौन सी कंट्री ने इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन किया है, दैट दे आर गोइंग टू इस्टेब्लिश द मेगा फूड पार्क्स इन इंडिया। आपको उसका राइट आंसर बताना है। 7th जो आपका क्वेश्चन होगा, 7 क्वेश्चन आपका ये होगा कि आपको ये बताना है जो मेगा फूड पार्क्स होते हैं इनको इस्टेब्लिश कौन सी मिनिस्ट्री करती है। सो आई होप यदि ये 7 क्वेश्चंस का आप आंसर कर पा रहे हो, इट मीन्स यू आर फोकस्ड, यू आर लिसनिंग द थिंग्स वेरी केयरफुली, एंड आई कैन अश्योर यू दैट एट द एंड ऑफ द लेक्चर you will be able to remember each and everything. Okay, thank you so much. अब हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे जहां पे हम थर्ड आर्टिकल के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो थर्ड आर्टिकल है ये किसके बारे में बात कर रहा है, इट इज टॉकिंग अबाउट द लूना 25। तो एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो गया कि आपसे पूछा जा सकता है कि ये लूना जो 25 है इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़, ये रिसेंटली क्या थी, न्यूज़ में चल रही थी, ये है क्या। तो बहुत सारे आपको ऑप्शन दे दिए जा सकते हैं। तो आपको जो है क्या याद रखना है कि ये जो रशिया का क्या है एक मून मिशन है। जो लूना है, लूना से क्या बन गया लूनार, और लूनार हम किसके लिए वर्ड यूज करते हैं, हम मून के लिए वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट याद हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है कि जो आपका लूना 25 है ये बेसिकली क्या है, एक मून मिशन है। ओके, ये तो हमें पता चल गया मून मिशन है, लेकिन कौन सी कंट्री का है। तो इसके लिए जो आपकी कंसर्न कंट्री होगी ये होगी आपकी रशिया। ओके, ये कौन सी होगी, रशिया। अब जो है थर्ड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि लूना 25 क्या है, आपका रशिया का एक मिशन है। कहाँ के लिए मिशन है, कौन से प्लैनेट के लिए मिशन है, कौन सी सैटेलाइट के लिए जो है मिशन है। जैसे कि मार्स के लिए है, सन के लिए है, या फिर मून के लिए है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, इट शुड बी मून। 3 क्वेश्चन तो हमने सिर्फ 4 वर्ड से हमने 3 क्वेश्चन को इजीली फ्रेम कर लिया। अब रिसेंटली हुआ क्या है कि जो रॉस्कोमॉस है, रॉस्कोमॉस क्या है, बेसिकली इट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ द रशिया। ओके, तो रशिया की ये क्या है, स्पेस एजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से आपका निकल गया। तो इसने क्या किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है लूना 25। ओके, अभी लॉन्च की भी कैसा इन्होंने अनाउंस किया है दैट वी आर गोइंग टू लॉन्च द लूना 25, लेकिन करेंगे कब, इन द अक्टूबर 2021। तो मतलब कि क्या है, जब हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे होंगे 2021 के, उस समय भी सेम थिंग्स इज गोइंग टू बी रिपीटेड। ओके, ये जो बात है रॉस्कोमॉस की, ये बेसिकली क्या है, इट इज द स्पेस एजेंसी किसकी है, आपकी रशिया की। आपको अच्छे से पता होगा जो कि क्या हैंडल करती है स्पेस, जो आपकी फ्लाइट्स होती है, एरोस्पेस रिसर्च होती है, या फिर कॉस्मोनॉटिक्स प्रोग्राम है रशिया की, ये सब कुछ देखती है। लेकिन ये हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये फालतू की चीज है, इसके ऊपर हम फोकस नहीं करेंगे। क्वेश्चन अभी तक कितने हो चुके हैं, 5 हमारे क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ समझने की कोशिश करना, वेरियस स्पेस एजेंसीज, हम हर जो कंट्री के अलग अलग जो है स्पेस जो है एजेंसी होती है, लेकिन सबके हम याद करने नहीं जाएंगे बिकॉज देर आर अराउंड 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, और सबके हम स्पेस एजेंसी याद करने के लिए जाए तो बाकी का जो स्टैटिक पोर्शन है ये हम कब कवर करेंगे। तो अब जो है जो हम एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ हम उनको याद करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आएगा नासा। नासा की जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड द स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और ये बेसिकली किसकी स्पेस एजेंसी है, इट इज द स्पेस एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा कि दूसरी जो आपकी स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है, CNSA। ये जो CNSA है इसकी फुल फॉर्म क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। और यदि हम CNSA की बात करते हैं तो आपको ये बताना है ये कहाँ की है, तो नाम इट सेल्फ डिपिक्टिंग कि ये कहाँ की होगी, चाइना की होगी। जो थर्ड आएगा जाक्सा, ये एग्जाम के लिए बहुत जो है इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाएगा। जाक्सा की फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। तो बेसिकली नाम क्या डिपिक्ट कर रहा है, ये किसकी होगी, जापान की होगी। अभी तक हमने 3 याद कर ली हैं। पहला कौन सा है, पहला है नासा, राइट। नासा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद CNSA की फुल फॉर्म क्या है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसके बाद हमने जो क्या किया, जाक्सा की फुल फॉर्म क्या है, इट इज द जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। जो फोर्थ आपकी हमें पता ही है क्या है, रॉस्कोमॉस है। रॉस्कोमॉस किसकी है, ये जो है आपको रशिया की एजेंसी देखने को मिलेगी। उसके बाद जो है आपको क्या देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कारी कहाँ का है, बेसिकली कारी जो है कोरियन एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट। लेकिन कोरिया की क्या है, 2 कंट्रीज है, बोलो यस। अब 2 कंट्रीज कौन कौन सी हैं, एक आपकी नॉर्थ कोरिया है और दूसरी कौन सी है, साउथ कोरिया है। लेकिन जो कारी है ये कहाँ का है, साउथ कोरिया की स्पेस एजेंसी है।
उसके बाद जो हमारा जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसकी जो है स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसका नाम है सुपार्को। सुपार्को की फुल फॉर्म क्या है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन। सो आई होप ये सारे के सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। ओके, अब इसका हम करेंगे एक क्विक रिवीजन। सबसे पहला पॉइंट आपसे ये आएगा कि लूना 25 है क्या। ओके, सो लूना 25 है क्या, आई होप आपको पता होगा। अब यहाँ से ये मैंने मान लिया कि ये बेसिकली एक मिशन है। किसका मिशन है? दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा, ये रशिया का मिशन है। ओके, रशिया का मिशन है, कहाँ के लिए मिशन है? ये जो मिशन है ये मून के लिए मिशन है। 4 क्वेश्चन हो गए, राइट। अब इसके बाद आपको ये बताना है कि जो रशिया की स्पेस एजेंसी है इसका नाम क्या है। इसका नाम है यस रोस्कोमॉस। आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, ये जो आपको ब्लैंक स्लाइड देखने को मिलेगी यही सबके आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें आप लिखकर या जो याद करके लिखोगे और वो हमेशा आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। अब आपको जल्दी से बताना है कि ये जो नासा है, नासा किसकी स्पेस एजेंसी है, जल्दी से आपको टाइप करना है। यदि आप टाइप कर रहे हो कमेंट बॉक्स में, यदि आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको वहाँ पे क्या करना है, मेंशन करना है। उसके बाद आपको CNSA देखने को मिल जाएगी, ये कहाँ की है ये आपको बताना है। जो थर्ड पॉइंट आपका ये आएगा कि आपको ये बताना है कि जो जाक्सा कहाँ की है। जाक्सा के बाद आपको ये बताना है कि जो रोस्कोमॉस है ये कहाँ की है। रोस्कोमॉस के बाद आपको ये बताना है जो कारी है, कारी कहाँ की स्पेस एजेंसी है, आपको 5th पॉइंट ये बताना है। 6th पॉइंट आपको ये बताना है कि जो सुपार्को ये कहाँ की है। ओके, तो बेसिकली यदि हम क्वेश्चन की बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 और 6 4 10, एक आर्टिकल में से हमने 10 क्वेश्चंस को निकाल लिया। 7 हम पहले कर चुके हैं, राइट। और अराउंड आपके 17 क्वेश्चन प्रिपेयर हो चुके हैं, कितने, सिर्फ 3 आर्टिकल में से। ओके, तो पहले आपको क्या बताना है, रिपोर्ट नेशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट कौन सा डिपार्टमेंट इशू करता है, कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्री है, आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसकी जो है ये किसके साथ डील करती है ये आपको पता होना चाहिए। किसी स्टेट को जो है हाईएस्ट रैंकिंग मिल रही है तो ये क्या डिपिक्ट करेगा, लोएस्ट मिल रही है तो क्या डिपिक्ट करेगा। तो ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट ये आएगा कि आपके जो है फूड पार्क्स क्या होते हैं, इसके रिलेटेड कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, और आपको साथ में ये बताना है रिसेंटली कौन सी कंट्री ने इंडिया के साथ MOU साइन किया है दैट दे आर गोइंग टू डेवलप द फूड पार्क्स इन द इंडिया। यदि आपके ये जो है अच्छे से तैयार हो चुके हैं 3 आर्टिकल, तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आई कैन अश्योर यू कि आप चाहकर भी जो है क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ, अपने अगले आर्टिकल की तरफ। अब जो अगला हमारा आर्टिकल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसको पढ़ने के लिए थोड़ी बहुत जो है आपको जो है स्टैटिक आपका थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। रिसेंटली हुआ क्या है, ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021। अब ये जो वर्ड है ऑर्डिनेंस, पहले हम इसी को अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे, बाद में देखेंगे ये चीज़ें हैं क्या। ये जो ऑर्डिनेंस वर्ड है, ऑर्डिनेंस का हिंदी में मतलब होता है अध्यादेश। अब ये जो अध्यादेश है ये जारी कौन करता है, कौन इशू करता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन करता है, एक तो करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और जो दूसरा होता है वो करता है आपका गवर्नर ऑफ द स्टेट, गवर्नर ऑफ द स्टेट। लेकिन ये अध्यादेश है क्या, ये जो है ऑर्डिनेंस है क्या, पहले आपको ये भी पता होना चाहिए। अब आपको ये पता है कि आपको जो लॉ बेसिकली कौन होता है, जब कोई भी बिल क्या बन जाता है, एक्ट बन जाता है, तभी हम उसको क्या करते हैं, तभी हम उस एक्ट को लॉ कहते हैं। ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन जो आपका बिल है ये आपका एक्ट कब बनेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉइंट याद रखना पड़ेगा कि हमें पता है पार्लियामेंट के आपके अंदर आपको 2 हाउस देखने को मिल जाएंगे, हाउस 1 एंड हाउस 2, राइट। हाउस 1 लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, एंड सेम आपको क्या देखने को मिलेगा, हाउस 2 ये क्या हो सकता है आपका, लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है। अब कोई भी बिल है, राइट, ये बिल जो है पेश किया जाएगा फर्स्ट हाउस में, वहाँ पे इसके ऊपर डिबेट एंड डिस्कशन होगी, उसके बाद वोटिंग होगी। यदि वोटिंग जो है इसको मेजॉरिटी में मिल जाती है तो क्या हो जाता है, ये जो बिल है ये पहुँचाएगा सेकेंड हाउस में, जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको डिबेट एंड डिस्कशन देखने को मिलेगी और यहाँ पे भी वोटिंग होगी। उसके बाद थर्ड जो आएगा, फिर आएगा आपका प्रेसिडेंट या तो इस बिल को रिजेक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है या कंसेंट दे सकता है। कंसेंट देगा तो बिल क्या बन जाएगा, एक्ट बन जाएगा और यही एक्ट बेसिकली इन्फोर्स होके हमारा लॉ बन जाता है। अब समटाइम क्या होता है कि आपको ये पता होगा, लोकसभा की यदि हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ये बोला है कि लोकसभा को क्या करना है, 1 ईयर के अंदर मिनिमम जो है 2 सेशन लगाने ही है। ओके, अब जो है 2 सेशन की एक टाइम लिमिट होगी, ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा साल जो है आपकी लोकसभा चली ही रही है, कुछ ही महीने चलती है। और यदि आज की डेट में बात की जाए तो टोटल आपको कितने सेशन देखने को मिल जाएंगे, 3 सेशन देखने को मिल जाएंगे। एक आपका क्या है, बजट सेशन है, दूसरा सेशन आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको मॉनसून सेशन देखने को मिलेगा, और जो आपका थर्ड सेशन
सेशन होगा, ये क्या होगा आपका विंटर सेशन होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनके बीच में समटाइम क्या आ जाता है, इन सेशंस के बीच में जो है ब्रेक आ जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिसेस कहते हैं। ओके, अब ड्यूरिंग द रिसेस क्या होगा आपका, एक हाउस जो है जब आपका क्या है सिटिंग में नहीं है, जब रिसेस पीरियड में है, तो उसमें जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में पावर है कि ये सारी की सारी को प्रोसेस को बाईपास करके प्रेसिडेंट जो है खुद से ही एक लॉ बना सकता है, खुद से ही एक एक्ट बना सकता है। उस एक्ट को हम क्या कहेंगे, इस एक्ट को हम कहेंगे ऑर्डिनेंस। ओके, आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अब सेम ऑर्डिनेंस आपका कहाँ पे, गवर्नर भी पास करेगा। गवर्नर कब पास करेगा, जब आपकी स्टेट लेजिस्लेचर जो असेंबली है वो बेसिकली क्या है, वो जो है आपकी जो है रिसेस पीरियड के अंदर है, उस समय जो है आपका गवर्नर क्या कर सकता है, अपनी मर्जी से लॉ बना सकता है। अब हम आर्टिकल्स की बात करते हैं, तो आर्टिकल 1, 2, 3, आर्टिकल 123 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये पावर देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, दैट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकता है, कैन इशू द ऑर्डिनेंस। और यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, आर्टिकल 213 की, आर्टिकल 213 की यदि हम बात कर रहे हैं, तो क्या है, जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है ये इसको ये पावर मिलती है थ्रू द आर्टिकल 213 कि वो क्या कर सकता है, वो जो है ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। जब क्या होगा, जब आपकी जो है आपकी स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली रिसेस पीरियड में है या फिर सेशन में नहीं है। ओके, सो ये था बेसिकली सारा का सारा बैकग्राउंड कि ये ऑर्डिनेंस होता क्या है। अब रिसेंटली हुआ क्या है, अब ये न्यूज़ आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगी। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली प्रोमोलगेट द ट्राइब्यूनल रिफॉर्म्स रैशनलाइजेशन एंड कंडीशंस ऑफ द सर्विस ऑर्डिनेंस 2021, राइट। अब इन्होंने ये किया है, अब इसके द्वारा क्या किया जाएगा, ये डिसॉल्व करेगा जो आपके एपलेट ट्रिब्यूनल्स हैं, उनकी जो पावर्स हैं वो बेसिकली क्या कर दी जाएगी, वो ट्रांसफर कर दी जाएगी हाई कोर्ट्स को। पहले आप ट्रिब्यूनल का कंसेप्ट अच्छे से समझो, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। मान लो कि ये है ए और ये है बी, राइट, ये हमने दो जो है पर्सन ले लिए। अब इन दोनों के बीच में हो जाता है डिस्प्यूट, और इन दोनों के बीच में यदि हो गया है डिस्प्यूट, तो ये डिस्प्यूट जो है क्या कहाँ पे सॉल्व होगा, या तो आपका हाई कोर्ट में सॉल्व होगा, या तो आपका सुप्रीम कोर्ट में सॉल्व होगा, या फिर आपका सॉल्व होगा तो होगा कहाँ पे, जो आपकी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है, राइट, वहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। जब ऐसा जो है यदि ए और बी डिसाइड करते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कोर्ट्स में नहीं जाएंगे, जब जो मैटर ऑफ डिस्प्यूट है उसको सॉल्व किया जाता है आउटसाइड दी कोर्ट, तो कहां पे किया जाता है, ट्रिब्यूनल के अंदर किया जाता है। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली क्या है, एक अल्टरनेटिव आपको क्या किया जाता है, जुडिशरी टूल है, जहां पे जो है मैटर्स को देखा जाता है और सॉल्व किया जाता है। मेन पर्पस ये था ट्रिब्यूनल्स को लाने का बेसिकली जो है कि हम क्या करेंगे, हम बेसिकली जो हमारी हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर इतने पेंडिंग केसेस हैं, हम उनको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, कम करेंगे, उनका बर्डन थोड़ा कम करेंगे, और हम क्या करेंगे, स्पीडी ट्रायल चलाएंगे। स्पीडी ट्रायल का मतलब क्या हो गया कि हम जो है बहुत जल्दी केसेस को डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे। ओके, आई होप आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया होगा। अब क्या था कि यहाँ पे है ट्रिब्यूनल, अब मान लो ए और बी जो है ट्रिब्यूनल में गए, और ट्रिब्यूनल ने जो इनको वर्डिक्ट दिया, जो इनका फैसला सुनाया, दोनों खुश नहीं है, तो ये बेसिकली क्या किया जाएगा, जो ट्रिब्यूनल के मतलब जो ऊपर अथॉरिटी होगी उसको जाके अपील कर सकते हैं, और उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम अपीलेट अथॉरिटी कहते हैं। अब आपको ये चीज समझ में आएगी, अपीलेट अथॉरिटीज की बात समझ में आएगी कि अंडर द 9 एक्ट, अब 9 एक्ट कुछ ऐसे थे, कुछ ऐसे 9 एक्ट थे जिनके द्वारा ये पावर थी एपलेट अथॉरिटीज को कि वो केसेस को देख सकते थे। अब वो जो एपलेट अथॉरिटीज की पावर थी वो किसको ट्रांसफर कर दी गई, इट इज ट्रांसफर टू द हाई कोर्ट, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन चीजें यहाँ पे जो है पूरी नहीं होंगी। अब जो है आपको जो चीजें याद में रखनी है वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट ये है, आपको ये पता होना चाहिए ऑर्डिनेंस क्या होता है। दूसरा पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए ये जो ऑर्डिनेंस है इशू कौन करता है। आर्टिकल 123 की मैं बात करता हूँ तो ये इशू कौन करता है। अब जो है आपको ये सारी चीजें खुद से याद करके लिखनी है, और यही आपके जो है क्या होंगे, नोट्स होंगे। और नोट्स होते वही है जो आप क्या करते हो, याद करके लिखते हो, ना कि जो आप देख के लिखते हो। दिस इज द बेसिक डिफरेंस नोट मेकिंग का। अब आर्टिकल 213 के द्वारा कौन जो है आपका ऑर्डिनेंस इशू करेगा। अब ये जो ऑर्डिनेंस होगा ये बेसिकली चलेगा कब, ये जो ऑर्डिनेंस है बेसिकली ये आएगा कब, ये सारे पॉइंट आपको पता होने चाहिए। एंड दिस इज ऑल फॉर दिस आर्टिकल। अब बढ़ेंगे हम अपने अगले आर्टिकल की तरफ, जहाँ पे ये बेसिकली जो है इसमें एग्जाम के लिए बहुत कम रेलिवेंस है इसकी, लेकिन फिर भी कहीं आउट ऑफ द बॉक्स समटाइम पूछ लिया जाता है, तो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज हमें जो है मार्क्स को कहीं पे जाने नहीं देना है, बिकॉज वी हैव टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ओके,
तो यदि हम बात करते हैं नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ द इंडिया इनिशिएटिव की, तो पहला क्वेश्चन आपसे इजीली पूछा जा सकता है कि ये जो नेशनल इंटरनेट जो है एक्सचेंज ऑफ द इंडिया है, आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा NIEI रिसेंटली इन द न्यूज़। ये बेसिकली है क्या? इट इज़ द नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ द इंडिया। क्यों? क्योंकि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये स्प्रेड करना चाहती है जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है कि जो इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या आएगा इसमें, जो कि आपके टावर्स आगे, जो कि आपकी वायर्स वगैरह होगी, ये बेसिकली हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्हांस करनी है, जो ताकि क्या हो, जो सिटीजन ऑफ इंडिया है ये बेसिकली इनको एक अच्छा इंटरनेट मिल पाए। अब ये जो है आपका इनिशिएटिव लिया कौन सी मिनिस्ट्री ने है? ये मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, MeitY, MEITY, माइटी मिनिस्ट्री भी कहते हैं। अब मिनिस्ट्री से मुझे अभी तक हमने क्या पढ़ा है? 2 मिनिस्ट्री पढ़ी है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ द अर्थ साइंसेज के बारे में पढ़ा है। इससे रिलेटेड जो अभी तक आपको याद है अपने पेज के ऊपर लिख देना या कमेंट बॉक्स को भर देना। दूसरा पॉइंट आपका क्या आएगा कि ये जो आपके फूड पार्क्स है इसके लिए कंसर्न मिनिस्ट्री कौन सी है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड पॉइंट ये है कि नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ द इंडिया इनिशिएटिव बेसिकली कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रिसेंटली ये न्यू इनिशिएटिव लिया है। ये बेसिकली क्या है, इसके द्वारा जो है 3 नए इनिशिएटिव है। एक है निक्सी अकेडमी, IP गुरु एंड निक्सी IP इंडेक्स। ये आपको याद नहीं रखना है, नॉट रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। बस आपको जो पॉइंट बताया जाए वो आपको याद रखना है, वो आपको नोट डाउन करना है, यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। अब ये जो अगला आर्टिकल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये इसको आपको थोड़ा ध्यान से समझना भी है। ये बेसिकली आएगा कहाँ से, जो आपके इंटरनेशनल इवेंट है यहाँ से इजीली आपके लिए क्वेश्चन बन भी जाएगा। कैसे बनेगा बताने की कोशिश करता हूँ। अब बेसिकली हुआ क्या है, इकोसाइड बिल ऑफ द फ्रांस। पहले मुझे यहाँ से अभी मुझे ये नहीं पता ये इकोसाइड होता क्या है, लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन मेरा बहुत इजीली बन गया कि जो इकोसाइड बिल था इट वाज रिसेंटली इन द न्यूज़। अब ये कौन सी जो कंट्री ने क्या किया है, लेके आई है? तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इटली। राइट, इटली आपका क्या होगा? राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर क्या होगा? फ्रांस। ओके, फ्रांस विल बी द राइट आंसर। इटली ने क्या किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किसके लिए? फूड पार्क्स के लिए जो है साइन किया है। अब जो है पहले हम इकोसाइड को समझने की कोशिश करेंगे। ये इकोसाइड को लेके क्यों आया गया है, ये हम सारी जो है चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। पहले आपका इकोसाइड जो वर्ड है, यदि हम माने किसकी, सिटीजन कन्वेंशन फॉर द क्लाइमेट की, उसने इकोसाइड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। उसने ऐसा बोला कि कोई ह्यूमन बीइंग है वो अपने एक्शन के द्वारा कोई सीरियस थ्रेट, सीरियस डैमेज कर रहा है इंटरनेट को, सॉरी जो आपका क्या है, एक बार फिर से समझने की कोशिश करना। जो आपका इकोसाइड क्या होता है, ये इसमें ऐसा बोला जा रहा है कोई भी पर्सन है, मान लो पर्सन A है, उसने क्या किया है, उसने कोई ऐसा एक्शन किया है जिसके द्वारा इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंच रहा है। आई एम सॉरी, वहाँ पे मैंने इंटरनेट बोला था, इंटरनेट नहीं होगा, यहाँ पे जो क्या होगा, यहाँ पे इन्वायरमेंट होगा। तो इन्वायरमेंट को कोई डैमेज पहुंचा रहा है तो बेसिकली जो है उसके अगेंस्ट सुटेबल एक्शन लिए जाएंगे। अब जो है हमें इकोसाइड का मतलब ये पता चल गया। इकोसाइड मतलब जैसे कि साइड का मतलब क्या होता है? डेथ। ठीक है, जीनोसाइड का मतलब हो गया जो आपका क्या होगा, लोगों की बहुत सारी डेथ। तो आपका इकोसाइड क्या आ गया? इन्वायरमेंट की डेथ, इन्वायरमेंट को डैमेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। अब फ्रांस एक बिल लेके आया है, इसके द्वारा इन्होंने क्या कर दिया, जो आपका इकोसाइड है इसको क्या कर दिया, इसको एज अ ऑफेंस डिक्लेयर कर दिया। व्हाट डज इट मीन कि यदि आप अब इन्वायरमेंट को कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश करोगे, इट विल बी कंसीडर्ड एज एन ऑफेंस। और जो है जो भी लॉ में, इस लॉ में जो भी आपकी पनिशमेंट होगी आपको वो पनिशमेंट मिलेगी। अब पनिशमेंट क्या है ये आपको याद नहीं रखनी है, बिकॉज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। इकोसाइड बिल किसका है? फ्रांस का है। मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। इकोसाइड होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इन्वायरमेंट एंड जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का आपका सब्जेक्ट है अलग से, उसके लिए जो है बहुत अच्छा एक क्वेश्चन बन जाएगा। अब फ्रांस हमेशा से ऐसे इनिशिएटिव के लिए हमेशा से फेमस रहा है जहां पे वो कोशिश करता है क्या, आपके इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की। इसी बीच में क्या चला था, जब फ्रांस की जो गवर्नमेंट थी वो वेरियस स्टेप्स ले रही थी क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए, उसी समय उन्होंने क्या किया रिसेंटली कि उन्होंने जो फ्यूल के प्राइसेस हैं उनको बढ़ा दिया। अब फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा दिया, इसका इंपैक्ट क्या हुआ, इन्होंने ये बोला कि अब यदि हम फ्यूल के प्राइसेस को बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, फ्यूल आपका हो जाएगा एक्सपेंसिव और पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो यदि अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो आपकी जो व्हीकल है उनका लेस यूज होगा, और यदि व्हीकल का लेस यूज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पोल्यूशन कम होगा, और यदि पोल्यूशन कम हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका इन्वायरमेंट है वो कहीं ना कहीं जो है सेफ रहेगा। यही सब करने के लिए जो है रिसेंटली फ्रांस ने जो फ्यूल के प्राइसेस थे इसको काफी हाई कर दिया है। लेकिन जो आपकी जो वहां की पब्लिक थी उन्होंने रिस्पॉन्स में क्या किया, उन्होंने रिस्पॉन्स में एक मूवमेंट चला दी जिसको हमने क्या बोला, येलो वेस्ट मूवमेंट। अब येलो वेस्ट मूवमेंट है जो आपको ये एग्जाम के लिए पहले इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये बेसिकली फ्रांस कंट्री में रिलेटेड है, जहां पे उन्होंने क्या किया था, वहां के लोग जो है क्या कर रहे थे, वहां के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट कि उन्होंने जो है फ्यूल के प्राइसेस को क्या कर दिया है, राइज कर दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा ये इकोसाइड है क्या, आपको ये पता चल चुका होगा इकोसाइड बिल लेके कौन आया है, और आपको ये भी पता होगा येलो वेस्ट मूवमेंट यदि है तो ये कहां की है। ओके, यदि हम बात करते हैं अब रिसेंटली जो है, अब इस मूवमेंट ने बेसिकली बोला क्या है, इस मूवमेंट ने ये बोला कि आप क्या करो, आप जो है रीडिस्ट्रीब्यूटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप बढ़ाओ। कैसे कि आप एक काम करो, यदि आप कुछ ऐसा ही करना चाहते हो तो एक काम करो, आप हमारी पेंशन वगैरह इंक्रीज कर दो, जो है आपकी हायर मिनिमम वेजेस करो, सैलरीज को रिड्यूस करो, किसकी, पॉलिटिशियंस की। कब हम माने, आप जो है जो कॉमन सिटीजन है उनके ऊपर जो है एक्स्ट्रा फ्यूल इंपोज कर रहे हो, इसकी जगह आप क्या करो, जो आपके पॉलिटिशियंस है उनकी जो है पेंशन वगैरह भले ही बढ़ा दो आप, लेकिन जो उनका टैक्स है वो थोड़ा बढ़ाओ, और जो है उनकी जो आपकी इनकम है बेसिकली उसको बेसिकली क्या करो, रिड्यूस करने की कोशिश करो, तब हम बात माने। तो ये सारा का सारा इशू क्या करना है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। तो आई होप आपको ये पता चल चुका होगा कि इकोसाइड क्या है, राइट। अब उसके बाद आपको ये पता चल चुका होगा कि इकोसाइड बिल रिसेंटली कौन लेके आया है, येलो वेस्ट मूवमेंट जो है कौन सी कंट्री की, आपको बहुत अच्छे से पता चल चुका होगा, राइट। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले आर्टिकल के ऊपर, जो कि क्या है, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, राइट। ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये बेसिकली क्या है, इसमें क्या किया गया है कि रिसेंटली जो आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इन्होंने क्या किया है, 8 मेडिसिन आइटम को इसके अंदर इंपोज कर दिया है, मतलब कि अंदर इंक्लूड कर लिया है। ओके, एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो ड्रग्स एंड जो कॉस्मेटिक्स होते हैं ये किसके अंडर आते हैं, ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आते हैं। तो मुझे जल्दी से ये बता दो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज का एक डिपार्टमेंट है, उसने कौन सी रिपोर्ट को जो है पब्लिश किया है, आपको ये बताना है। फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री किससे रिलेटेड है, ये सारे के सारे आपको पॉइंट क्या करने हैं, याद रखने हैं। और MEIT मिनिस्ट्री ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसने रिसेंटली एक जो है इनिशिएटिव चलाया है, उस इनिशिएटिव का नाम जो है लिख लेना। अब जो है ये 8 के 8 आपको याद नहीं रखने हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, बस ये पॉइंट है मोर देन इनफ फॉर योर एग्जामिनेशन। अब अगला पॉइंट याद रखना मेरे भाई कि आपको अगला जो आर्टिकल है ये थोड़ा बहुत रेलिवेंट है, एग्जाम के लिए ज्यादा नहीं है। इंडिया और जर्मनी ने रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, किसके लिए, उन सिटीज के लिए बेसिकली वो क्या करेंगी कि जो कि आपका ज्यादा से ज्यादा पोल्यूशन करती है, हमारा पोल्यूशन करती है। कैसे, फॉर एन एग्जाम्पल, आप जो है कोस्टल सिटी है, वहां पे बहुत सारा आपको प्लास्टिक देखने को मिलेगा। अब वो प्लास्टिक बेसिकली वो कहां पे जो जाता है, ओशियन के अंदर ही जाता है। अब इंडिया और जर्मनी दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं कि हम क्या करेंगे, हम जो प्लास्टिक एंटर कर रहा है ओशियन के अंदर, हम इसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, रोकने की कोशिश करेंगे। सो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो किसने किया है, किसने, इटली ने किया है, इटली ने नहीं किया है तो इटली की जगह किसने किया है, फ्रांस ने किया है, फ्रांस ने नहीं किया है तो किया किसने है, जर्मनी ने किया है। फ्रांस में क्या आया था, बेसिकली आपका जो बिल आया था ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इटली किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू द यस जो आपके मेगा फूड पार्क है, इससे रिलेटेड है। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। अब यहां से एक चीज समझने की कोशिश करना, इट इज इन द लाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन अर्बन। अब ये बेसिकली दोनों कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इंडिया का स्वच्छ भारत मिशन है। अब स्वच्छ भारत मिशन है, ये आया कब है आपका, 2014 में आया है, जब आपकी नरेंद्र मोदी सरकार जो है पिक्चर में आई थी। अब यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन एक अर्बन है, एक रूरल है, राइट। अर्बन के लिए जो कौन सी मिनिस्ट्री कंसर्न है और रूरल के लिए कौन सी कंसर्न मिनिस्ट्री है, ये आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है www.google.com, वहां पे ये चीज सर्च करनी है और चुपचाप आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स के अंदर इसको जो है क्या कर देना है, टाइप कर देना है ईमानदारी के साथ में। ओके, तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपने सारी चीजें ये याद कर ली होंगी और आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके होंगे। और यदि आपके नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं तो 24 आवर के अंदर इनको एक बार रिवाइज करना है। आज के दिन का करंट अफेयर आपका बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुका है। थैंक यू सो मच।